Hello everybody, this is Anand Raj Anand introducing our channel Sanskar Gurukulam, that is the part of Bhavya Academic Institute, Saket Puri, Godda, Jharkhand, and also an initiative part of आकांक्षा कम्पिटिव क्लासेस साकेत पुरी गोड्डा झारखंड। स्टूडेंट्स, आप बहुत सारे स्टूडेंट का जो है कमेंट्स में आ रहा था कि सर इदम क्या, जैसे कि हम लोगों ने संस्कार गुरुकुलम चैनल जो टेलीग्राम चैनल उसमें जो डेली के डेली जो टेस्ट होती है उस टेस्ट में जो सवाल हमने पर्सनालिटी के ऊपर में जो सवाल एक दिन की टॉपिक थी उसके सवालों में इदम अहम और परा अहम से बहुत सारे सवाल हमने दिया था। बट स्टूडेंटों को उनमें बहुत सारी समस्या हुई, तो उनका कमेंट्स को देखते हुए वो सारे बच्चे ने कमेंट्स किया था कि सर इदम क्या है। जैसे विकास कुमार है, आपने भी बोला था सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईड ईगो एंड सुपर ईगो। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक इसका फ्रेश वीडियो बनाता ताकि आपको जो है ईड ईगो और सुपर ईगो से संबंधित कोई भी अगर सवाल आए तो आपसे पूरा एकदम भली बात ही आप उससे जो है परिपूर्णता के साथ उसको बना पाएंगे और समझ के साथ उसको जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। आइए हम लोग टॉपिक करते हैं। यह टॉपिक जो है हमारे सिगमंड फ्राइड महोदय ने इनका बहुत बढ़िया वर्णन जो है अपने पुस्तक में उन्होंने किया है। सिगमंड फ्राइड महोदय का जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है उस थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने जो है मन के ऊपर में जो है विस्तृत चर्चा की है। साथ ही साथ अगर बात करें, अगर ये देख लीजिए ये हमारे सिगमंड फ्राइड महोदय हैं, है ना। ये इनकी सबसे बड़ी बात ये रही कि इन्होंने जो है मानव व्यवहार को जो है बहुत अच्छे प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है। मानव व्यवहार में किस प्रकार से जो परिवर्तन आता है इसका इन्होंने बहुत बढ़िया उल्लेख किया है। साथ ही साथ इन्होंने मन का भी परिचर्चा जो है अपनी पुस्तक में किया है। मन के कितने प्रकार हैं, मन में किस प्रकार से जो है आवेग उत्पन्न होती है, गति उत्पन्न होती है, वो सारी चीज़ के बारे में उन्होंने हमारे सिगमंड फ्राइड महोदय ने इनकी विस्तृत चर्चा की है। आइए हम लोग सिगमंड फ्राइड महोदय के टॉपिक साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंतर्गत जो मानव व्यवहार है उसको इफेक्ट करने वाले जो तत्व हैं, द बेसिक इंस्टिंक्ट और द रिफ्लेक्स एक्शंस, उनसे जुड़ी हुई जो कंसेप्ट्स है, संक्रियाएँ हैं, उन सारी चीज़ को हम लोग जो है देखते हैं आज। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहली बात तो कर लेते हैं कि मानव व्यवहार क्या क्या ज़रूरत है इस टॉपिक की। तो साथियों, जो मानव व्यवहार है वो मानव की जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से वो हमारे वातावरण के जो है सामंजन के साथ साथ जो उनकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनके वजह से इनकी जो है प्रदर्शन हो पाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव व्यवहार कहते हैं। तो मानव व्यवहार की परिचर्चा है तो उन्होंने मन की जो है 3 व्यथा बताई उन्होंने, जिनमें से कि जो है चेतन मन, अचेतन मन और पराचेतन मन के बारे में उन्होंने विस्तृत चर्चा की है। और मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें कि चेतन, अचेतन और पराचेतन के बारे में विस्तृत चर्चा करूँगा मैं। तो आज हम आपको जो है चेतन, अचेतन और पराचेतन के आधार पर और मूल प्रवृत्तियों के आधार पे, साथ ही साथ जो वातावरणीय जो अवयव हैं उनके जो इफेक्टेबल जो उनके जो कंटेंट हैं उनके आधार पे जो परिवर्तन होती है व्यवहार में, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो पहला जो बात करते हैं वो हम लोग बात करते हैं। हमारे जो सिगमंड महोदय हैं उन्होंने जो है 3 प्रकार से जो है इनका उल्लेख किया है। पहला हम चर्चा करते हैं ईड के ऊपर में, इदम के ऊपर में। ये ईड क्या है एक एक करके, वैसे हमने सारे पॉइंट कुछ पॉइंट्स वहाँ पे लिखा है और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। अगर मैं आपको जो हूँ आपको टेलीग्राम चैनल संस्कार गुरुकुलम के माध्यम से आपको वहाँ पे PDF सारा मैं प्रोवाइड करा दूँगा। साथ ही साथ आप सभी भाइयों से और जितने भी हमारे भाई बंधु लोग हैं सबसे मेरा यह रिक्वेस्ट होगा कि आप क्या करेंगे कि हमारे इस जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन्स होती है वहाँ पे उस बेल आइकन्स को भी दबाएंगे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके तक डायरेक्ट पहुँच पाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो को लोगों के बीच में शेयर भी करेंगे, क्योंकि अधिकतर हमने देखा है इस भर लॉकडाउन में हमने यूट्यूब में पड़े बहुत सारे वीडियोज़ को भी देखा और साथ ही साथ जो है बहुत सारे कंटेंट को भी पढ़ा हमने। तो पाया कि यार मतलब कि कुछ भी लोग पढ़ा के रख दिए हैं यूट्यूब में, उसमें जो मूल आधार है मूल आधार को नहीं बता पाए हैं। मतलब हाँ, कुछ को ये नहीं कहता कि मैं सारा यूट्यूब चैनल ख़राब था, नहीं, उसमें से बहुत सारी चैनल्स जो बहुत अच्छा लगा उनमें बहुत सारे कंटेंट को देने की कोशिश की गई है और बहुत सारे फालतू भी टाइप के पता नहीं लोग क्या से क्या उसमें बग देते हैं, तब कि वो कुछ है नहीं,
है छोटी सी चीज़, लेकिन इसमें विस्तृत बढ़िया चीज़ है। आप उसको समझने की कोशिश करें, अगर एक बार समझ जाते हैं आपके सारा सवाल बन जाता है। तो आप लोगों से भी कहेंगे कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइए, ताकि जो ज्ञान हमारे अंदर में है वो उनके तक हम पहुंचा पाएंगे, है ना स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईद। ये ईद जो है एक इंग्लिश वर्ड है ईद, और हिंदी में इसको ईदम कहते हैं। वास्तव में यह जो हमारा जो एक अवस्था है, इस अवस्था का मुख्य जो भाव हमारे बालकों में पाया जाता है, शैशवावस्था में पाया जाता है। यह इसे कहते हैं कि यह सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होने का तात्पर्य है कि वैसी क्रिया, वैसा व्यवहार, है ना, वैसी प्रवृत्ति जो कि अपने सुख, अपने आनंद की प्राप्ति के लिए करता है, उसे हम लोग कहते हैं सुखवादी सिद्धांत। सुखवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो भी कष्ट, जो भी समस्याएं होती है, उससे निजात पाने के लिए जो हम थ्योरी का उल्लेख कर रहे हैं, वो हमारे सुखवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। सुखवादी सिद्धांत में जो मुख्यतः इसका जो भाव जो जुड़ा हुआ है वह अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। वैसे मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा चेतन मन पर, चेतन, अचेतन और पराचेतन पर। मैं सिर्फ छोटा सा शॉर्ट में बोल देता हूं कि चेतन मन क्या है। तो सक्रिय अवस्था में रहकर किसी कार्य को करना ही चेतन मन कहलाता है। जहां पे सक्रियता जो है किसी काम को करने में नहीं होती हो तो अचेतन मन कहलाता है। और चेतन मन का ही शुद्धतम रूप जो होता है वो हमारा प्राचेतन रूप कहलाता है ना स्टूडेंट। अब समझने की कोशिश करेंगे, बाद में आपको एग्जांपल लेंगे, क्योंकि हमारे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट में सबसे बड़ी, और हरियाणा सारे स्टूडेंट के बीच में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब तक आप उदाहरण उसको ना दे तो भली बात है उसके समझ में आता ही नहीं है। और जरूरी भी है, समझना है आपको तो समझना है। तो कहते हैं कि ये जो इदम है, इदम जो है, ये काम प्रवृत्ति में सबसे बड़ा सुख है। काम प्रवृत्ति जो सेक्स है वो आप समझते होंगे कि नहीं, द इंटररिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट सेक्स, दिस इज नॉन एज सेक्स। नो, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से हमको आनंद की अनुभूति होती है, जहाँ से हमें प्रेम की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, उसी को हम लोग काम कहते हैं। और उसके लिए जो इंस्टिंक्टिव जो वर्क करते हैं, इंस्टिंक्टिव जो वर्क होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो ये से हम काम प्रवृत्ति कहते हैं। एक्चुअली द id is talking about the basic needs। वो जो उनकी जो मुख्य जो जरूरत है उसकी वो बात करता है। कहीं ना कहीं ये पार्श्विक प्रवृत्ति के रूप से जुड़ा हुआ है। बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात बोले साथियों, तो इड क्या है, तो इड सीक्स एन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फॉर देयर वांट्स। अगर हम बात करें इड की, तो ये जो है क्या करता है कि यह एक ऐसा व्यवहार है जिसकी समस्या की निजात हेतु ये क्या करता है, तो ये तात्क्षणिक इंस्टेंटलिटिक जो ग्रेटिफिकेशन होती है उनको ये प्रोवाइड कर पाती है, उनको ये कंप्लीट कर पाती है। और अगर वो कार्य उनके साथ नहीं हो पाया तो दे फील्स टेंस एंड एंग्जियस एंड एंग्जाइटी एंड एंग्री ऑन एनी पर्सन। सपोज इन आवर सोसाइटी वी सी दैट, मान लिया जाए कोई बच्चा है हमारे समाज में, उस बच्चे में सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो शैशवावस्था के बालक होते हैं, जब उनको भूख लगता है तो वो तब तक जो है अपना प्रतिक्रिया देते रहता है जब तक उसको कि दुग्ध नहीं मिल जाए, दूध नहीं मिल जाए। ये हमारा ईड को शो करता है। वो कोई चीज़ नहीं देखेगा क्या गलत है क्या सही है, नहीं, उसको जो चीज़ की प्राप्ति है तो उसको चाहिए तो चाहिए। जो हमारे घर के बच्चे लोग हैं, जब आप उनको बोलते हैं कि आप टेबल याद करो, तो आप टेबल वो याद नहीं करेंगे, है ना, वो क्योंकि उनको मन नहीं लगेगा तो वो करेगा ही नहीं। वो कोई गलत कोई चीज़ नहीं देखेगा, वो उसको मन में जो होगा वो वही करेगा। ये हमारा कहीं ना कहीं हमारा यह पार्श्विक रूप से जो प्रवृत्तियाँ होती है उससे वो जुड़ा हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं ये हम देख पाते हैं स्टूडेंट कि जैसे कि हमने ये भी लिखा कि इदम क्या है, तो इदम एक जन्मजात प्रकृति का होता है। इदम की जो प्रवृत्ति होती है कैसा होती है, तो जन्मजात प्रकृति होती है। इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति की मूल वासनाएं, प्रवृत्तियां और दामित इच्छाएं आती है। तो हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं एक्चुअली कि यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा मूल वासनाएं हैं, ये क्या है, एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। तो मूल वासनाएं जो है
ये जो सेक्स के आपको सबसे पहले बताया कि वासना क्या है, सेक्स क्या है। तो जो कि खुशी जिससे कि आनंद की अनुभूति किसी को होती है तो वह हमारा मूल वासनाएं कहलाती है। सिर्फ ये नहीं होती है कि डिफरेंट सेक्स के साथ अपोजिट सेक्स के अपोजिट जो सेक्स है उसके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप बने, सिर्फ वही सेक्स नहीं, जहाँ से उनको जो है आनंद की अनुभूति हो उसे मूल वासनाएं कहते हैं। ये सबसे बड़ी टॉपिक है, ये बात समझेंगे आप। जो द इंटर रिलेशनशिप ओनली नॉट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द देयर फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द अपोजिट सेक्स, दिस इज नॉट ओनली सेक्स। The children or any person who acquire the happiness, the love, admire, approve, then this is also known as sex. प्रवृत्तियां क्या है? जो प्रवृत्ति जो कि उन्होंने नेचर से प्राप्त किया, चाहे उसके जन्मजात से उनकी जो उनके अंदर में जो व्यवहार आई, वो हमारा क्या कहलाती है? तो वो हमारी कहलाती है प्रवृत्ति, है ना। ये कहलाती है इंस्टिंक्ट। अब दमित इच्छाएं क्या होती है? जैसे मान लिया जाए बालकों में कोई इच्छा है किसी चीज पाने की, उससे उसको खुशी की प्राप्ति होती है। अगर वो चीज उसको नहीं मिलेगा तो उसकी इच्छा क्या हो जाएगी? दमित हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, वो दब के रह जाएगा। इच्छा का दबना ही क्या कहलाता है? तो वो हमारा दमित इच्छाएं कहलाती है। देखेंगे साथियों, जो बालक इदम की अवस्था में जीता है वो तनाव कभी नहीं सह पाता है। अगर उनको जरूरत है, सपोज मान लिया जाए बालक को पैसे की जरूरत है, तो अगर कोई खिलौना की जरूरत है, वो खिलौना से उनको आनंद की अनुभूति होगी, तो खिलौना को पाने के लिए हद तक जाएगा, वो कोशिश करेगा कि हम उस खिलौने को प्राप्ति कर पाए, तो चोरी करने क्यों नहीं पड़ जाए। अगर उनके मम्मी पापा उनको क्या करे कि उनको अगर इनकी इच्छाओं को दबा दे तो आगे चल के क्या होगा? तो वो एंग्जाइटी फील करेंगे, वो एंग्री फील करेंगे, उनकी इच्छा दब जाएगी और बाद में वो ना चोर बन के निकलेगा। तो एक शिक्षक को, एक अभिभावक को, एक बालकों के साथ में इनकी इच्छाओं को कभी दमित नहीं करना चाहिए। उनके मार्गांतरण कर सकते हैं, डेविएशन ऑन देयर पाथ कर सकते हैं, ये सारा चीज होता है। वास्तव में इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो तत्काल आनंद और सुख और संतुष्टि की प्राप्ति करना चाहता है। बात समझेंगे? हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि एक बफे सिस्टम की भोज है, आप लोग भी बफे सिस्टम में भोज खाने, वैसे तो हमारे गांव देहात में सबसे जो पुराना संस्कृति था वो ये था कि सारे लोग एक साथ में भोज खाने के लिए बैठते थे। वो नीचे जमीन पे बैठते थे और सबको जो है परोसा दिया जाता था और वहाँ पे मांगना नहीं पड़ता था। वो उनका जो खाना वहाँ तक पहुँच जाता था और वो उनको मिलता था और भरपूर खाते थे। अब इन आवर मॉडर्न कल्चर, आज आधुनिकता में बफे सिस्टम की भोज होती है। अब किसी को भूख लगा है बहुत जोर से, तो वो लाइन में पीछे खड़ा है ना। अब उसको मतलब भोजन को प्राप्त करने वालों को ना मांगना पड़ेगा। और पहले के जो कालांतर में क्या होता था कि नहीं, भोजन खुद आपके तक पहुंचता था, बड़ा इज्जत सम्मान सत्कार के साथ में जो है भोजन को दिया जाता था। तो बफे सिस्टम, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं बफे सिस्टम से। तो बफे सिस्टम में क्या होता है कि मान लिया जाए एक बालक है ना, बालक पे ही बात करते हैं। वैसे ये अवस्था बहुतों में पाया जाता है, जिनमें ये कोई जरूरी नहीं कि बालक नहीं पाता, बहुतों में ही पाया जाता है। आप लोग गौर करेंगे आप कौन ऐसा करते हैं। मान लिया जाए बफे सिस्टम में कोई बालक है और उनको बहुत जोर से भूख लग गया है, तो और वो बफे सिस्टम में जो लाइन लगी हुई है सबसे पिछले लाइन में है। अब वो क्या करता है ना, खाने के लिए क्या करता है, अपना लाइन को तोड़ के सबसे आगे जाके भोजन को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे वो तत्काल आनंद और सुख और संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो नैतिकता का भाव था उस चीज को उन्होंने उल्लंघन किया और अपना भोजन की प्राप्ति हेतु उन्होंने क्या गलत क्या सही उन्होंने नहीं देखा और रूल को जो है उन्होंने तोड़ दिया। बहुत सारे आप लोग भाई बंधु लोग भी होंगे, देखे होंगे ऐसा कि जब भी कभी भोज होती है तो जो व्यक्ति जो बैठे होते हैं भोजन के साथ में, आप देखे होंगे कि भोजन से वो खा के उठे भी नहीं है तब तक जो है सीट लुटने के लिए उस पर दम मार देते हैं। वो क्या दिखाता है? ये ईदम की अवस्था दिखाता है। भोज में बिना उसका पत्ता साफ किए वहां पे अगर बैठ जाता है कोई, तो वो ईदम को शो करता है। मतलब क्या है कि वो नैतिकता का भाव नहीं देखा, क्या सुविचार, क्या नैतिक, क्या सुनीति है, वो चीज को नहीं देखा। वो आके वहां पे सिर्फ चला गया, तो उस रूल को जो तोड़ के जो अगर चीज को प्राप्त कर पाता है वो तत्कालिक सुख की प्राप्ति चाहता है और वो तत्कालिक सुख की प्राप्ति हेतु वो क्या करते हैं, तो वो नियम को, कानून को जो है
क्या करते हैं, उल्लंघित करते हैं और उसे तोड़ के जो है अपना तत्काल सुख को प्राप्त कर पाते हैं। ये इदम की अवस्था है, समझे बात को, ये चीज इदम की अवस्था है। अब देखेंगे, अगर हम बात करेंगे ईड के बाद हम लोग ईगो चले आएंगे, फिर लास्ट में समराइज कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो एक देख लेते हैं हम लोग ईड के बाद ईगो। ईगो क्या है, इट डील्स विद द रियलिटी, यह वास्तविकता पर बेस है, यह आधार जो है इसका क्या, वास्तविकता पर है। कहीं ना कहीं यह अर्ध चेतन मन से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ इसमें जो है उचित व अनुचित का ज्ञान होता है और यह मानवतावादी से संबंधित होता है। मानववाद या मानवतावादी का तात्पर्य यहाँ पे यह है साथियों कि जो मानव जो समाजीकरण के तहत, जो समाज के परिप्रेक्ष्य में जो नियम, जो व्यवस्था लागू की गई है, वही मानवतावाद को जो है बढ़ावा देता है। यहाँ पे उनके अंदर में वैसे व्यक्ति, वैसे पुरुष, वैसे महिला, वैसे बच्चे जिनमें मैं और स्वयं की अर्थ की उपस्थिति होती है, तो वो उचित और अनुचित व्यवहार को जो है प्रदर्शित करता है। अर्थात यह मानववाद को जो है फॉलो करता है। साथ ही साथ whenever we have to talk about the ego stages, they totally based on the reality principle. It talks about the reality principle, and the principle totally based on the acceptable points, acceptable important tips, which is acceptable by the society, which shows the moral level of that person. अगर हम बात करें जो नैतिकता का भाव, जो नैतिक के साथ साथ जो सुविचार, सुनियोजन, सुरीति, सुनीति, सुसंस्कृति और सुआधारित हो, वही हमारा मानवतावादी का भाव है। अगर उदाहरण के तौर पे लें तो ईगो में क्या होता है कि सेल्फिशनेस आने की मध्य कगार पे होती है। मतलब कि मान लिया जाए, अगर वो क्या है, अगर वह पालक, सपोज कोई व्यक्ति, वही बफे सिस्टम के एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब वह व्यक्ति अगर ईगो की अवस्था में होगा तो वो सोचेगा लाइन के पीछे तो है बफे सिस्टम के भोज के, बफे सिस्टम की जो फीस्ट है, जो भोज है, वो उस लाइन में सबसे पीछे है और भूख भी बहुत जोर से लगी हुई है, लेकिन वह तत्कालिक सुख को नहीं देखता है। लेकिन वो करता क्या है, तो वो करता ये है कि हम जो है लाइन तोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि ये नैतिकता के खिलाफ है, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। यह सुविचार को प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन ये अपने अंदर में इस तरह की विवेचना कर पाता है, तो ये ईगो की अवस्था में है। बात समझे, ये ईगो की अवस्था में है। ईगो जो है क्या है, तो ईड और सुपर ईगो, ईड और सुपर ईगो के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। यह विचारणीय तथ्य को जन्म देता है, which is acceptable for the society, as for the morality, as for the morality of that society। यह सुसंस्कृति, सुव्यवहार, सुनीति, सुरुचि, ये उनके तत्वाधान में चलता है, वो उनके आधार रहता है। तो हम लोग कहेंगे कि वह मानवतावाद को फॉलो कर रहा है। मानव के जो नियोजन है, मानव के जो नियोजन है, मानव के द्वारा जो नियोजित जो सिद्धांत है, उसके अनुरूप ये कार्य करता है। अनुरूप के होने का अगर कार्य करना चाहता है, मतलब ये जो है विवेचन करता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत, ये हमारा ईगो के अंतर्गत आता है। अब सुपर ईगो देख लेते हैं एक बार। सुपर ईगो क्या होता है, तो सुपर ईगो क्या है, तो सुपर ईगो शोज द आइडियलिज्म of that society। सुपर ईगो
परा अहम, यह सामाजिक मान्यताओं आदर्शों से संबंधित यह क्या करता है, तो ये बलिदान करता है और उस पे क्या होता है, चेतन, ये पूर्णतः चेतन मन पे जो है आधारित रहता है। हम समझेंगे तो अच्छे से देखेंगे ये समझ आ कि होता क्या चीज़ है। वास्तव में जो सुपर ईगो है, जैसे हम उदाहरण के तौर पे हमारे सारे लोग अच्छे समझते हैं, जैसे वह लोग बफे सिस्टम को ज्वाइन किया था, तो बफे सिस्टम में वो क्या करता है कि पिछले लाइन में से अगर लाइन को तोड़ के आगे में आके खाना खा लेता है तो वो ईड की अवस्था में है। अगर पीछे लाइन में पीछे में रह के अब वह क्या करता है, विवेक करता है, विवेचन करता है कि जाए कि नहीं जाए, भूख भी लग रहा है, खाएं कि नहीं खाएं, लाइन को तोड़ें कि ना तोड़ें, तो यह विवेचन की कार्य करता है, तो यह ईगो हो गया। लेकिन यह एकदम आत्मनिष्ठ है। नो, वी शुड हैव टू abstain दिस टाइप्स ऑफ बिहेवियर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी। यह समाज में यह निंदापरक होगी, निंदक होगा अगर हम इस कार्य को अगर करते हैं, क्योंकि वह अनुचित नहीं होगा, ये समाज के लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। तो श्रेष्ठता की भाव उनके अंदर में होता है और वह मानवीय जो सामाजिक जो अवधारणाएं हैं उनको वो क्या करता है, फुलफिल करता है, उनको मान के चलता है, उनके आधार के उनके मार्ग पे जो है प्रशस्त होके चलता है। ये हमारा सुपर ईगो है। ये क्या होता है, तो सेल्फ क्या होता है, रेगुलेट होता है, आत्मनियंत्रित भाव उनके अंदर में होता है। सही गलत का भाव के विवेचन के परे, विवेचन से भी आगे की ये चीज है। गलत है तो गलत है, अनैतिकता है तो है ना। ओनली वी शुड हैव टू मॉरल बिहेवियर, वी शुड ऑलवेज स्टे विद द मॉरल बिहेवियर एंड दैट विल बी द एक्सेप्टेबल बाय आवर सोसाइटी। ये सारा चीज है। यहां पे वो क्या करता है, तो सैक्रिफाइस करता है हर चीज को। सैक्रिफाइस इसलिए करता है क्योंकि चेतन मन में ये होता है कि ये गलत है तो गलत है। जैसे हमारे जैनिज्म लोग हैं, जब वो अपना परित्याग करते हैं, अपने जब मोक्ष को प्राप्त करने की उनकी जो समय आती है, उस समय वो अन्न जल हर चीज को परित्याग करते हैं और वो ना सिर्फ और सिर्फ परम पिता परमेश्वर के ऊपर में जो है क्या कहते हैं, उनको प्राप्त करने के जो है खोज में रहते हैं। वो ना नहाते हैं, ना खाते हैं, ना मतलब बहुत ना के बराबर। जब अंतिम कगार में होती है, जो जैनिज्म लोग हैं, जो जैन धर्म से बिलोंग करते होंगे, जो जैनिज्म धर्म को जो है फॉलो करते होंगे, वो जानते होंगे जैनिज्म कितना बेहतरीन चीज़ है। हर चीज़ को परित्याग करते हैं, मांस मछली है ना, ये सारे चीज़ का उन्होंने परित्याग किया। वो सेल्फ अपने अंदर से रेगुलेटेड है। जैसे कि मैं जिस चीज़ को फॉलो करता हूँ, जैसे कि मैं धर्म को अगर बात करें तो मैं धर्म को फॉलो करता हूँ, सनातन धर्म को फॉलो करता हूँ, वैष्णव धर्म को फॉलो करता हूँ। और हमारे वैष्णव धर्म में मांस मछली है ना, मांस मछली आपका आचार विचार, ये सारा चीज़, हर चीज़ का प्रत्याग, मतलब बढ़िया से बढ़िया चीज़ में रहना, वातावरण में रहना है। उसमें से मांस मछली जो आप लोग खाते हैं वो चीज़ का वर्जित होता है। उसमें झूठ चोरी नशा व्यभिचार और हिंसा, ये सारे चीज़ों पांचों महापापों से उनको दूर रहना होता है। जैसे कि हमारे जितने भी समाज में लोग हैं वो करते हैं इस चीज़ को। जैनिज्म लोग भी करते हैं, जैनिज्म लोग तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं। अंतिम समय में जिस समय वो परम पिता परमेश्वर, वह तत्व, वह शक्ति, वह एनर्जी जो हर चीज को बनाने वाला है, वो है हमारा परम पिता परमेश्वर। और परम पिता परमेश्वर जो कि अल्लाह जिसको कहते हैं, वही अल्लाह, वही हमारे गॉड, वही हमारे जो है परम पिता परमेश्वर, वही हमारे ईश्वर के परम तत्व, परम ज्ञान और परम ब्रह्म है, जो है उनकी प्राप्ति हर कोई अपने तरीके से करता है। उनको प्राप्त करने के लिए हमारे जैनिज्म जो भाई है लोग हैं, वो क्या करते हैं कि अंतिम समय में अन्न जल हर चीज को परित्याग कर देते हैं और अपने शरीर को जो है, अपनी आत्मा को जो परित्याग कर देते हैं। वो समय सोचिए, उसको भूख लगा होगा। आज आपको छोटा सा उदाहरण के तौर पे बताया है कि अगर मान लिया जाए आपको 10 दिन खाने नहीं दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे। तो अपने पेट को भरने के लिए लोग चोरी कर लेता, डकैती कर लेता, ये कर लेता, वो कर लेता है, फलना ढिकना बहुत कुछ कर लेता है। लेकिन अगर यथार्थ में अगर देखा जाए, और जिनके अंदर में सुपर ईगो हो गया, वो भूखे मर जाएगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, नशा नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा और कभी किसी के साथ विचार नहीं करेगा। इट रिप्रेजेंट द सुपर ईगो ऑन दिस बिहेवियर ऑन हिम। ये सारा चीज है।
वो आत्मनियंत्रित होता है। आज आपको अगर किसी चीज की जिससे आपको आनंद मिलती है, सुख मिलती है, वो चीज अगर ना मिलता है तो आप उसके लिए गलत कदम उठा लेते हैं। ये सुपर ईगो नहीं है। वो तो आप ईड़ की अवस्था में जीते। जो छोटा नन्हा सा जो बालक है वो ईड़ की अवस्था में जीता है। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बालक जब उसको भूख लगता है तो वो तब तक जो है अपनी इच्छा को प्रकट करते रहता है जब तक उसको दूध की प्राप्ति नहीं हो पाती है। वो रोते रहता है और उनकी माँ जब उनका दूध पान कराती है तो वो बच्चा वो तृप्त होता है, वो फिर शांत हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? अगर उसी समय में बहुत बड़ा योगदान हमारे शिक्षा मनोविज्ञान का, तो वैसे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। जब एक जो सफल शिक्षक है उसको शिक्षा मनोविज्ञान का जो ज्ञान उनके अंदर में होना चाहिए। एक सफल शिक्षक और एक प्रभावशाली शिक्षक को ना शिक्षा मनोविज्ञान की ज्ञान होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि बालकों में अगर ईट की अवस्था है तो उसकी दमित इच्छाओं को जो है पूरा किया जाए, नहीं तो वो आगे चल के क्या होगा, चोर बनेगा। चोर कैसे बनता है पता है आपको? मैं बता दूं छोटा सा चीज। भगवान उसे कोई भी श्राप दे के नहीं भेजता है, शाप दे के कि जाओ वत्स तुम पृथ्वी में और जो है चोरी करो, है ना, किसी को जो है हत्या कर दो, नहीं बना भेजता। उसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज में होता है। एक बालक जो जन्म लेके आता है, कौन कह सकता है कि ये चोर बनेगा, कौन कह सकता है कि ये साधु बनेगा, कौन कह सकता है कि अच्छा विद्वान बनेगा? उसका तय, उसका आधार वो हमारा समाज है। अगर उनके इच्छाओं का दमन किया गया तो वो आगे चल के चोर बनेगा, डकैत बनेगा। उनकी जो मनोवृत्ति है, अगर उनका मार्गांतरण नहीं, मार्गी जो हमारा जो डेविएशन है ना, जो मार्गांतरीकरण नहीं किया जाएगा तो वो अपने रास्ते को जो है वहीं पे चलते चलते बहुत बड़ा एक आतंकवादी बन जाता है, जिहादी बन जाता है। तो हर चीज का निर्माण हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में होता है। वो सारा गुण हमारे सोसाइटी से उसको प्राप्त होता है। एक बालक, हमने बताया कि एक छोटा एक बालक है और वो बालक को ना एक क्रिकेट की बल्ला लेने की बहुत शौक है। अब उनके माता पिता चाहे उनकी आर्थिक स्थिति क्यों ना हो, नहीं दे पाते हैं, तो बालक अंदर ही अंदर दमित इच्छा को जो है दमित कर लेता है, दमन कर लेता है और वो आगे चल के बहुत ही निंदक होता है और वो उस चीज की प्राप्ति करने के लिए वो चोरी कर लेता है। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर उनकी आर्थिक स्थिति है खराब है तो उनको बल्ला दे ही दीजिए, नहीं। अगर बल्ला नहीं है तो उनको हम अच्छा से मोटिवेट करेंगे, नहीं दे पाते हैं तो उनको हम ऐसे ही बल्ला। याद है हमें अपने बचपन के समय में, जिस समय हम 2002 और 3 में हम लोग पहले गांव की बात बता रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग को बैट नहीं मिलता था, बल्ला नहीं मिलता था, क्योंकि मार्केट भी बहुत दूर हुआ करता था। अब बल्ला के तो ताड़ का वृक्ष हुआ करता था, ताड़ के वृक्ष से ताड़ के जो डमोला उसको कहते थे गांव में, वो चीज को काट के हम लोग बल्ला बनाते थे और डेली का डेली एक बल्ला तोड़ते थे हम लोग खेल खेल के। रोज नए नए बल्ले से मैच होती थी। वो बल्ला का निर्माण हम लोग जो ताड़ का जो पैर है, ताड़ के पैर का जो वो पत्ता होता है, पत्ता का जो ब्रांच निकला हुआ रहता है डमोला, उससे हम लोग काट के बल्ला बनाते थे। हमारे गार्डन खुद हमारे पिताजी बना देते थे ताकि हम लोग खेलें। याद होगा बहुत सारे बच्चे जो गांव से होंगे, है ना, तो वो देखे होंगे बचपन में हम लोग को गेंद जब नहीं मिलता था, गेंद जो होता है, तो गेंद का निर्माण हम लोग मौजा में जो है कुछ से कुछ भर भर के हम लोग गेंद का निर्माण करते थे और गेंद से खेलते थे, है ना। तो देखिए हम लोग ईड़ की अवस्था में तो थे, बचपन में बाल्य अवस्था में ईड़ की अवस्था में थे, लेकिन हमने इच्छा का दमन नहीं किया था। बॉल नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, बॉल नहीं है, कपड़ा भर भर के गोल बना लिया, उसी से खेलते थे। बैट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सचिन बनना है तो कहीं से भी लोग बन जाएगा, है ना। सिर्फ संसाधन की बात रहे, संसाधन तो खुद से कर लेगा वो, सिर्फ समाज में उसको एक अच्छा मार्गदर्शन चाहिए। ये सारा ईड, ईगो और सुपर ईगो वास्तव में हमको बात कर रहा था, ईड, ईगो और सुपर ईगो। एक बार हम मेमोराइज कर लेते हैं उसको, जो है एक बार हम लोग क्या करेंगे, सबको एक साथ में लेके समझा देते हैं, अंतिम में ही आप समझ जाएंगे। ईड की अवस्था क्या है? तो ईड की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें से उसकी जो बेसिक नीड्स है, जो उनकी मुख्य जो चाहत है, इच्छा है, उसकी संतुष्टि के लिए वो क्या करता है, तो कुछ भी कर लेता है, उसको जो भी होगा वो कर सकता है। ये क्या है? तो ये ईड है। मतलब कोई गलत सही क्या है नहीं है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो क्या करता है, तो सारा चीज, सारा गुण जो है, गुणकारी जो भाव है, वो सारा चीज को वो फॉलो करता है। ओके स्टूडेंट, चलिए
तो ये हमारा ईड कहलाता है। क्लियर है? तो आप देखेंगे ईड क्या है, तो ये आत्मसंतुष्टि, तात्कालिक सुख के लिए यह क्या करता है, ये वर्क को करता है। और ये कैसा करता है, गलत काम, चाहे नैतिकता के खिलाफ हो, अनैतिकता के खिलाफ हो, मतलब जैसे भी है ये करेगा तो करेगा, है ना स्टूडेंट। आप समझने की कोशिश करेंगे, आप हमें देखें, हमें समझे, है ना। तो ये सारा चीज उनके अंदर में पाया जाता है। ये होगी दूसरी बात। अगर हम बोले साथियों ईगो की बात, तो ईगो में ये ब्रिज का काम करता है, पुल का निर्माण करता है। ये पुल का काम करता है कि क्या गलत है क्या सही है, इसके आधार पर वो कार्य को करता है। और नैतिकता अनैतिकता के बीच के चीज को ये जानता है और वो क्या करता है, वही बीच में समायोजित कर लेता है। अगर वो समायोजित कर लिया और उस कार्य के संदर्भ में रहा तो वो हमारा सुपर ईगो कहलाएगा। मतलब क्या गलत है क्या सही, अपने आत्मनियंत्रित भाव को रखता है तो वो हमारा सुपर ईगो कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर देखें, एक मान लिया जाए जैसे कि आप लोग जितने भी हमारी बहनें लोग हैं, जितने भाई लोग हैं, आप लोग भी सोमवारी करते हैं। सोमवारी देखिए लगातार सोमवारी जो है इस बार 2020 की सोमवारी कुछ अनूठा रहा। भोले बाबा को जो है आप लोग घर ही घर जो है प्रणाम करते हैं, वहीं पे दूध जल जो भी चढ़ाना होता है वो चढ़ाते हैं। तो मान लिया जाए हम आप हमारी बहनों के लिए है और भाइयों के लिए है। सपोज मान लिया जाए बाबा धाम आप लोग जा रहे हैं, तो मान लिया जाए वहाँ पे 50 रुपया का नोट गिरा हुआ है। 50 रुपया का जब नोट गिरा हुआ है तो आप लोग देखते होंगे, ए पैसा गिरा, तुरंत फूल बेलपात सब छूट के पहले 50 का नोट उठाते हैं और मन ही मन कहते हैं भोला बाबा धन्यवाद, आपने हमें जो है 50 रुपये की जो है अनूठा पेशकश आपने प्रस्तुत किया। ये भोला बाबा दर्शन दिए हैं। फट से पसाक उठा के पकड़ में भर लेते हैं। ये आप ईड की अवस्था में है बंधु, या आप ईड की अवस्था में है बहनों। लेकिन आपने देखा कि वो जो बालक चाहे बालिकाएं जो फूल बेलपात लेके जा रही थी, पैसे 50 की नोट गिरा हुआ है, वो सोचती है कि उठाएं कि नहीं उठाए, उठाएं कि नहीं उठाए। भोला बाबा पता नहीं आशीर्वाद दिए हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति का गिर गया, बेचारा कितना कुंठित होगा। तो वो पैसे को अगर नहीं उठा, मतलब देखिए वो सोच विचार कर रहा है, तो वो हमारा ईगो में हो गया। अब वो कहता अपने आप से हम एक सिद्धांतवादी हैं, नैतिकवादी हैं, मानववादी को फॉलो करते हैं, हम पैसा नहीं उठाएंगे, जिनका गिरा है जो जाने। इति नौ निर्लप्ते, है ना, हम नहीं उठाएंगे, हम नैतिकता के खिलाफ नहीं जा सकते, हम पैसे नहीं उठाएंगे। और वो भोले बाबा के चरणों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, शिवपुर मंदिर की ओर। तो वो हमारा क्या है, तो वही हमारा सुपर ईगो है। और भोला बाबा सही में पूछे तो जो हमारे शिव महाराज जी हैं, हे उमापति, है ना, उन्होंने सच पूछिए तो उनके ऊपर में जो है क्या दिया, तो उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया कि उनके अंदर में जो है सुपर ईगो का भाव दे दिया है। सुपर ईगो सब में नहीं जल्दी हो पाता है, लेकिन सुपर ईगो जो है उनके अंदर में आ सकती है जब वो आत्मनिष्ठ हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ है। तो चलिए आज की कथा, आज की जो है एपिसोड के हम यहीं पे रोकते हैं। आपसे अंतिम एक बार यही बोलेंगे कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मैं आपसे वादा करता हूं कि अब ईगो सुपर ईगो से एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा और आप समझ गए होंगे, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वैसे मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से संस्कार गुरुकुलम जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे PDF इसका मैं अपलोड कर दूंगा। डेली का डेली जो टेस्ट सीरीज चलता है EVS की, इंग्लिश की, हिंदी की, सीटेट वालों के लिए, जेटेट वालों के लिए, यूपी टेट वालों के लिए, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। डेली का डेली टेस्ट देंगे। तो चलिए साथियों, समय को बर्बाद न करते हुए हम अपनी कथा को और साथ ही साथ अपने जो एपिसोड है यहीं पर रोकते हैं। फिर अगले दिन मिलेंगे नए एपिसोड को लेकर। बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।